नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने जी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश विशेष का जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों की। उत्तर प्रदेश की नदियाँ या अपवाद प्रदेश की बात करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियों की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश हिमालय की शिवालिक श्रेणी से नीचे लगा हुआ है। इसका एक भाग हुआ करता था तो उत्तराखंड वो हिमालय की पार्ट के अंतर्गत आता था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है उसमें अब हिमालय का कोई विशेष पार्ट नहीं आता है। उसकी तलहटी में बसा हुआ एक राज्य है। और इसकी प्रमुख नदियों की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की नदियाँ हैं। एक नदियाँ हैं आपकी हिमालयी नदियाँ, नदियाँ। दूसरी हैं आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ, और तीसरी आपकी इसकी आती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तीसरी आपकी इसमें अंतर्गत आती हैं मैदानी नदियाँ। तीसरी इसकी बात करें हम तो आती हैं मैदानी नदियाँ। यदि परीक्षा में किसी प्रत्येक परीक्षा में करें तो संबंधित प्रश्न में देखने को मिल जाता है। तो हम प्रमुख नदियों के बारे में, उनके जो फैक्ट्स हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गंगा की। कौन सी नदी? हमारी गंगा नदी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उससे ऊपर गोमुख नामक स्थान से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में यह बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिजनौर जिले से यह प्रवेश करती है तथा 28 जिलों से गुजरती हुई उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उनमें से 28 जिलों से प्रवाहित होती है। 28 जिलों से ये प्रवाहित होती है। 28 जिलों से प्रवाहित होती है और 28 जिलों से प्रवाहित होने के बाद उत्तर प्रदेश के बलिया नामक जिले से जो बाहर निकलती है तथा बलिया जिले से निकलकर यह बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। अब हम बात करते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की। गंगा के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो हम देखते हैं कि गंगा में बाएं तट से देखिए, गंगा के दोनों तटों से मिलने वाली नदियाँ सहायक नदियाँ। गंगा एक बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ा अववाद क्षेत्र इसका है। तो उसके बाएं तट से भी नदियाँ मिलती हैं और उसके दाएं तट से भी नदियाँ मिलती हैं। तो बाएं तट की बात करें, बाएं तट का मतलब समझ लीजिए आप उत्तरी तरफ से इसमें कौन कौन सी नदी मिलती हैं। तो इसमें कोसी है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी है, गंडक है, सरयू, गोमती, सरयू है, गोमती है, रामगंगा और महानंदा। ये इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन महानंदा आपको उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है। और यदि इसके हम दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करें, दाएं तट से मिलने वाली नदियों की बात करें तो गंगा से दाएं तट से मिलने वाली नदियों में प्रमुख नदी कौन सी है आपकी? यमुना नदी है। ये प्रमुख नदी है जो दाएं तट से मिलती है। इसके साथ साथ आपकी आती है तमसा, सोन, पुनपुर और यमुना के बाद तमसा,
सोन नदी और पुनपुन नदी, ये नदियाँ जो है ये गंगा के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। इनमें हम बात करते हैं तो दामोदर नदी भी आगे जाकर गंगा में ही मिलती है। दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी भी गंगा के दाएं तट से मिलती है और ये गंगा की सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं जो नदियाँ इनमें से जो नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं उनके बारे में विशेष रूप से बात करते हैं। तो यमुना जो है सबसे बड़ी नदी है, जो उसकी सहायक नदी है। यमुना के बारे में यदि हम बात करें तो यमुना जो है यमुनोत्री नामक स्थान से यमुनोत्री नामक स्थान उत्तराखंड है, वहाँ से निकलती है और ये जो है प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य नदियों की। तो अन्य नदियों के बारे में बात करें तो ये यमुना नदी जो है ये जो प्रयागराज में मिलती है गंगा में, उससे पहले कहाँ से प्रवेश करती है तो आप देखते हैं इसके किनारे प्रमुख बसे हुए नगर कौन से हैं। प्रमुख नगर जो इसके किनारे बसे हुए हैं, प्रमुख नगर की हम बात करें तो आप देखेंगे जो राष्ट्रीय राजधानी है वो दिल्ली, वो इसी के किनारे है। लेकिन उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा आदि प्रमुख नगर हैं जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं आपकी? यमुना की इसकी सहायक नदियाँ हैं आपकी, यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं आपके। विशेष रूप से हम बात करें तो यमुना में जो मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उसमें चंबल सेंचुरी आपने देखा होगा, चंबल नदी है। जो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है चंबल, तो वो आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये विस्तृत है, वो आपके चंबल नदी में ही अवस्थित है। इसके बाद हम बात करें तो बेतवा, केन, और हिंडन नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। गाजियाबाद जो आपका हिंडन नदी किनारे बसा हुआ है, तो ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। गंगा के बाएं तट की जो प्रमुख नदी है, गंगा की जो बाएं तट की प्रमुख नदी है वो है आपकी रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। ये प्रमुख नदी है जो बाएं तट से आकर मिलती है और ये जो है बिजनौर के कारागढ़ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये जो रामगंगा है आपकी, रामगंगा बिजनौर के कारागढ़ से प्रवेश करती है। कालागढ़ से प्रवेश करती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा जो है ये आपके बिजनौर से कालागढ़ प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट कहाँ पर मिल जाती है? गंगा में। बिजनौर से प्रवेश करती है और कन्नौज के पास में यह गंगा में मिल जाती है। कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। रामगंगा नदी, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया आपके हिमालय नदियों में गंगा के बारे में और यमुना के बारे में, साथ ही रामगंगा नदी के बारे में हमने आपको बताया। अब हम इसके बारे में यदि आगे बात करते हैं तो इसको हमें चूँकि स्पेस सीमित, इसको हटाना पड़ेगा। इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप लोग नोट कर लें, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी रहने वाले आपके लिए।
अब हम आगे नदियों के बारे में बात करेंगे। जो उत्तर प्रदेश से होकर नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। रामगंगा नदी के किनारे पर बरेली, बदायूं, रामगंगा के बारे में बात कर रहे थे हम। रामगंगा के किनारे बदायूं, बरेली, बदायूं, बरेली, हरदोई, बिजनौर, शाहजहाँपुर, हरदोई, बिजनौर, सहारनपुर, आदिनगर, ये इसके किनारे बसे हुए हैं। रामगंगा यहाँ से प्रवाहित होती है इन जिलों से, और ये प्रमुख नगर है जो रामगंगा के किनारे बसे हुए हैं। आगे हम बात करते हैं सरयू नदी की। सरयू की यदि हम बात करते हैं, सरयू को पहले क्या कहा जाता था? घाघरा। इसी को कहा जाता था, इसी के नाम है घाघरा, और सरयू इसी को हम कहते हैं। ये राज्य सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करके, सरयू पौराणिक ग्रंथों में इसका नाम सरयू था, लेकिन अब घाघरा से परिवर्तित करके सरयू ही कर दिया गया है। ये सरयू गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है, और ये कहाँ से मिलती है? गंगा के बाएं तट से। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बाएं तट से ये मिलती है गंगा में। और ये नदी, इसके बारे में हम बात करें तो ये बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या आदि जिलों से गुजरती है। बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, सीतापुर, अयोध्या, सीतापुर, अयोध्या आदि नगरों से गुजरती है। और हम देखते हैं जो पौराणिक नगर है अयोध्या, वो इसी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम शारदा या काली नदी की। शारदा नदी, इसी को हम काली नदी भी बोलते हैं। और यदि आप लोग कभी यात्रा करने जाएं तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक शारदा डैम बना हुआ है, वहाँ से ही शारदा नामक नहर निकाली गई है। तो जब हम अब शारदा नदी की बात करते हैं तो शारदा नदी उत्तर प्रदेश से पीलीभीत में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? पीलीभीत जिले से। पीलीभीत जिले से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है, और सीतापुर के पास में ये सरयू में मिल जाती है। किसे मिलती है? सरयू से। सीतापुर जिले में है, सरयू से मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यह है जो शारदा नदी है, यह सरयू की सहायक नदी है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कोई नदी किसी नदी मिल रही है तो बड़ी नदी का नाम आगे चलता है। तो शारदा नदी ये सरयू नदी की एक सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं राप्ती नदी की। राप्ती नदी के बारे में अगर हम बात करें तो साथियों, जो राप्ती नदी है यह गोरखपुर, श्रावस्ती और बस्ती से होकर बहती है। गोरखपुर,
श्रावस्ती, बस्ती, राप्ती नदी गोरखपुर, श्रावस्ती, बस्ती और आपके बहराइच जिले से भी होकर प्रवाहित होती है। बहराइच जिले से प्रवाहित होती है। राप्ती नदी गोरखपुर, श्रावस्ती, बस्ती, बहराइच जिले से भी प्रवाहित होती है और यह देवरिया जिले के बराज में सरयू से मिल जाती है। देवरिया जिले के देवरिया जिले में एक स्थान है, उसका नाम है आपका वरहज। क्या नाम है? वरहज। देवरिया जिले के वरहज में सरयू से मिल जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये भी सरयू की सहायक नदी है। अब इसके लिए परीक्षकों के दृष्टिकोण क्या है? क्या इसके बारे में प्रश्न बनता है कि इसको जो है हम गोरखपुर का शोक भी कहते हैं। किस नदी को? राप्ती को, राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। गोरखपुर का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके राप्ती नदी को। किस नदी को? राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ का कारण वगैरह भी बनती है। अब हम आगे बात करते हैं गंडक नदी की। किसकी नदी की बात करते हैं? गंडक नदी की। ये सारी नदियाँ जो हैं ये आपकी शारदा और जो राप्ती है सरयू की सारी नदियाँ हो गई। अब हम गंडक नदी के बारे में बात करते हैं। तो ये गंडक नदी उत्तर प्रदेश में थोड़ी प्रवाहित होती है और ये क्या करती है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सीमा बनाती है। बिहार राज्य की सीमा बनाती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सीमा बनाती है और ये महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से बहती है। कौन कौन से जिले से लगते हैं? महाराजगंज और कुशीनगर। महाराजगंज और कुशीनगर जिलों के ये सीमा बनाती हुई बिहार के साथ सीमा बनाती है। दो जिलों को प्रवाहित होती है महाराजगंज और कुशीनगर से। इसके बारे में अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपके चंबल नदी की। चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी के बारे में अभी हमने आपको बताया था, ये राजस्थान से प्रवाहित होती ही ये आपके विंध्य श्रेणी में जनापावना पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान मध्य प्रदेश प्रवाहित होती हुई और इटावा के उत्तर प्रदेश जिले उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो चंबल नदी के बारे में और बताते हैं आपके। ये इटावा में यमुना से मिल जाती है। इटावा के पास एक स्थान है आपका चकन नगर, इटावा में यमुना से मिल जाती है। राजस्थान से ऊपर प्रवाहित होती है और इसको बोलते हैं हम इसकी किसके लिए प्रसिद्ध है चंबल नदी? तो आपका जो घड़ियाल अभ्यारण्य है, चंबल सेंचुरी इसको बोलते हैं। चंबल सेंचुरी या घड़ियाल अभ्यारण्य इसी के अंतर्गत आता है। घड़ियाल अभ्यारण्य ये कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो ये आपके 3 राज्यों में फैला हुआ है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 3 राज्यों में ये आपका चंबल सेंचुरी फैली हुई है। इसमें हम देखते हैं, अगर आप कभी देखने जाएं तो घड़ियाल मगरमच्छ इसमें काफ़ी
आपको देखने को मिलते हैं। और जब ये सेंचुरी घोषित हुई है तो उसमें जो बालू का खनन होता था स्थानीय स्तर पर पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। और इसके बाद हम कुछ और नदियाँ रह गई उनके बारे में बात करते हैं। तो इसको हटाना पड़ेगा, आप इसमें परीक्षों पे भी पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा जो आपके लिए उपयोगी होंगे। आगे हम बात करते हैं इसके उत्तर प्रदेश के कुछ और प्रमुख नदियाँ उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं हम किस नदी की? केन नदी की। केन नदी के बारे में हम बात करते हैं आगे। ये केन नदी जो है, ये केन बेतवा जो लिंक है, इसी नदियों को जोड़ने की जब बात करी जा रही थी अटल सरकार में, किस नदी की जोड़ने की बात हो रही थी? केन बेतवा की। नदी जोड़ो जो परियोजना शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी वो अपने एक तरीके से कहें तो वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो इन नदियों को जोड़ने की बात चल रही थी, केन बेतवा लिंक को करने की बात चल रही थी। ये वही केन नदी है, इसको बेतवा से जोड़ने की बात चल रही थी और ये मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है। ये इसका उद्देश्य क्या था? तो इस नदी जोड़ने का उद्देश्य ये था कि केन का जो अतिरिक्त पानी है उसको बेतवा नदी में लाना था एक नहर के लिंक के माध्यम से। इससे होने क्या वाला था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जिसको हम बुंदेलखंड क्षेत्र बोलते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में विस्तृत है। इस नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से, केन बेतवा लिंक के माध्यम से उस बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना था और जल विद्युत का निर्माण भी करना था। इसका उद्देश्य था, इस नदी का प्रमुख उद्देश्य था। अब यह नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिले से प्रवाहित होती है। झांसी, ललितपुर, बांदा, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा जिले और मध्य प्रदेश के कुछ जिले भी हैं। मध्य प्रदेश का जिला था जैसे टीकमगढ़ है, पन्ना है, टीकमगढ़ है, पन्ना है, छतरपुर है। तो इन जिलों से इनको राज्य पहुंचाना, इन जिलों को, छतरपुर जिलों को लाभ पहुंचता है यदि केन और बेतवा का जॉइंट हो जाता। तो यदि केन और जो बेतवा का जो लिंक चल रहा था वो अगर पूर्ण हो जाए तो उससे पहले कई सारी इसमें समस्या हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित समस्या है या उसके क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करने वाले हैं उनके जो पुनर्वास की समस्या सामने आएगी। और इसके बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व भी पड़ता है, तो उस वहाँ से भी इन्हों से लेनी पड़ेगी, उसका काफ़ी क्षेत्र इसमें जा रहा है। तो ये परियोजना भी चल रही है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, उसमें काफ़ी बड़ा इसमें बजट भी आने वाला था। अगर ये हो जाती तो उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा और इसके साथ ही आपके मध्य प्रदेश के जिले टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर जिलों को काफ़ी लाभ पहुंचने वाला था और उत्तराखंड के किसानों का इससे बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन ये अभी हो नहीं पाया है। और यह भोज नामक बांदा का एक स्थान है, बांदा का स्थान है भोजपुर। बांदा में भोज नामक स्थान पर यह यमुना में मिल जाती है। स्थान पर यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो ये भी केन क्या है? ये यमुना की ही एक सहायक नदी है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सोन नदी की। केन नदी की बात करते हैं हम सोन नदी की। सोन नदी कहा जाता है इस नदी के रेत के कणों में सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सोन नदी इसका नाम पड़ा है। अभी नीचे का हटा देते हैं, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। प्रतियोगी दृष्टिकोण में सारे यहाँ पे जो पॉइंट बता रहा हूँ वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। तो इसकी सहायक नदी हैं
रेहंद, कन्हार, कनमनासा इसकी सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ हैं आपके कर्मनासा, कर्मनासा, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं आपकी? तो वह है आपकी कर्मनासा, रेहिंद, कन्हार, रेहिंद, कन्हार, ये इसकी सोन नदी की सहायक नदियां हैं। और जोहिल्ला, गोपट, गोपट, जोहिल्ला, उत्तरी कोयल भी इसकी सहायक नदी है, उत्तरी कोयल और पांडु। उत्तरी कोयल और पांडु नदी इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? सोन नदी की। ये सहायक नदी हैं आपकी सोन नदी की। और रेहिंद नदी जो है ये सोन की सहायक नदी है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। रेहिंद नदी ये सोन नदी की सहायक नदी है और इस नदी पर सोनभद्र जिले से प्रवाहित होती है और सोन में मिल जाती है। रेहिंद नदी क्या करती है? रेहिंद नदी सोनभद्र जिले से प्रवाहित होती है। रेहिंद नदी सोनभद्र जिले से प्रवाहित होती है और आपके सोनभद्र जिले से प्रवाहित होती है और सोन नदी में मिल जाती है। सोन प्रवाहित होते हुए सोन नदी में मिल जाती है। सोन नदी में मिल जाती है। रेहिंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है जो आपके सोनभद्र जिले से प्रवाहित होती हुई सोन नदी में मिल जाती है। रेहिंद नदी पर ही सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर, सोनभद्र की पिपरी नामक स्थान पर, पिपरी नामक स्थान पर रेहिंद बांध बनाया गया है। रेहिंद बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पर है? ये आपके रेहिंद नदी पर बना हुआ रेहिंद बांध है और इसी के अंतर्गत गोविंद वल्लभ सागर पंत जो जलाशय बनाया गया है। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय जो बनाया गया है वो इसी रेहिंद बांध का जो बांध डैम बना है उसी के पीछे जो जल एकत्रित हुआ है उसी को गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय भी कहते हैं। और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम, यह क्या है जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, यह भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित या कृत्रिम झील बोलते हैं। मानव निर्मित झील है कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर या गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। वो रेहिंद नदी पर बना है। किस जिले में? सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर यह बांध बनाया गया है जो भारत का सबसे बड़ा। हम साथ ही बात करते हैं आपकी रेहिंद नदी के बारे में। हमने बताया आपको सोनभद्र जिले में प्रवाहित होती है और शो नदी में मिल जाती है। ये पिपरी नामक स्थान पर इसमें एक बांध बनाया गया है, इसको रेहिंद बांध बोलते हैं। ये गोविंद, इसी बांध पर जो बना हुआ कृत्रिम जलाशय है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील भी इसको बोलते हैं, कृत्रिम जलाशय भी कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं टोंस नदी के बारे में। टोंस नदी, इसके किनारे प्रमुख बसे हुए जो नगर हैं वो आपके आजमगढ़ और मऊ हैं। ये प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। तो टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। हम बेतवा नदी की बात करते हैं। ये वही बेतवा नदी है जो केन और बेतवा लिंक की, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल बताया था।
अगर ये लिंक हो जाता तो उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले से लाभान्वित होंगे। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। ये ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर से प्रभावित होती है और हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। बात करते हैं आगे गोमती नदी की। तो साथी गोमती नदी जो है ये आपके पीलीभीत जिले में है। इसका उद्गम स्थल भी उत्तर प्रदेश में ही है और ये पीलीभीत जिले में फुलहर नामक झील से निकलती है। फुलहर नामक झील को ही हम गोमत ताल भी कहते हैं। लखनऊ इसी नदी के तट पर बसा हुआ प्रमुख नगर है। और गोमती नदी के बारे में यदि हम और बात करें डिटेल में, तो गोमती नदी ये जो है इसकी एक सहायक नदी भी है। गोमती इसको बोलते हैं सई, क्या कहते हैं, इसकी सहायक नदी है, इसको बोलते हैं सई। सई गोमती की सहायक नदी है। और यह नदी गोमती नदी जो है ये इसकी जो प्रमुख कौन से जिले से प्रभावित होती है, तो आपके लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। इसके बाद हम बात करें तो जौनपुर और सुल्तानपुर भी इस गोमती नदी से यहाँ से प्रभावित होती है। और जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख नगर है या राजधानी है लखनऊ, वो इसी के तट पर बसा हुआ है। आपने सुना भी होगा गोमती रिवर फ्रंट करके एक प्रोजेक्ट आया था जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो बनाया गया था, उसका विकास भी रिवर फ्रंट का वो लखनऊ में किया गया था। इसी गोमती नदी के किनारे पर उसका विकास किया गया था। आगे हम बात करते हैं वरड़ा नदी की। तो वरड़ा नदी साथियों ये प्रयागराज के फूलपुर नामक स्थान से निकलती है और वाराणसी में जाकर, यह वाराणसी के आदि केशव घाट है, जो वाराणसी में आदि केशव घाट है, वहाँ पर यहाँ पर ये गंगा में मिल जाती है। आदि केशव घाट पर गंगा में मिल जाती है। तो ये वरड़ा नदी छोटी नदी है, प्रयागराज से निकलती है फूलपुर नामक स्थान से और वाराणसी में आदि केशव घाट पर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो गंगा की एक सहायक नदी है छोटी। इसके बाद बात करते हैं हिंडन नदी की। हिंडन नदी क्या है, ये यमुना की प्रमुख नदी है, प्रमुख सहायक नदी है और यह सहारनपुर की शिवालिक श्रेणियों से निकलती है। हिंडन नदी सहारनपुर की शिवालिक श्रेणियों से निकलती है और सहारनपुर से शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत होते हुए गाजियाबाद इसी नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख नगर है। और हिंडन एयरवेज जो एयरपोर्ट है वो भी इसी हिंडन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी नदी के नाम पर उस गाजियाबाद के एयरवेज का नाम हिंडन एयरवेज रखा गया था। और यह जो आगे जाकर आपकी गौतम बुद्ध नगर, नोएडा होती हुई यमुना में मिल जाती है। तो यह हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। इसके किनारे बसा हुआ प्रमुख नगर है आपका गाजियाबाद। तो इस तरह साथियों हमने आपको उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में डिटेल में पूरी जानकारी दी, परीक्षा उपयोगी सारे तथ्य इसके बारे में मैंने आपको बताए हैं। और आप लोग इसका नोट्स अपने साथ साथ जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि ये जो सीमित संसाधनों के साथ हम आपको अच्छा एक कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो आप इसके साथ जो नोट्स बना लेंगे तो भविष्य में आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसी के साथ साथियों नदियों के बारे में जो डिटेल जानकारी थी वो आज की समाप्त हुई। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे जीआईजी कोचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और इसके बारे में जो भी सुझाव हो या किसी नए विषय में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे आप बताइएगा, मैं उस विषय में आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।